आज बात करते हैं एक ऐसे लीगल इशू की जो काफी सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के इम्प्लीमेंटेशन पर चल रही डिबेट। ये मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है और इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असउद्दीन ओवैसी ने खुद एक एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांगा है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क्स ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। मतलब सिंपल शब्दों में उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के लिए जो 6 महीने का टाइम दिया था वो अब खत्म होने वाला है, लेकिन रियल में उसमें से ज्यादा वक्त कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में चला गया। तो क्या हुआ था इस केस के लेटेस्ट अपडेट्स में और सीजे बीआर गवई ने भी क्या कहा था, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो कुछ सीन कोर्ट का ऐसा था। एडवोकेट निजाम पाशा जो उनकी तरफ से मौजूद थे ने ये मैटर मेंशन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के सामने, जिनके साथ बेंच पर जस्टिसेस उज्जवल भुया एंड के विनोद चंद्रन भी मौजूद थे। अब एडवोकेट निजाम पाशा ने बोला कि 6 months टाइम वाज गिवन इन द एक्ट, 5 months went by during the passing of judgment, we now only have 1 month। मतलब कहना तो ये है कि वक्फ रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए 6 महीने में से 5 महीने तो केस की सुनवाई और जजमेंट में निकल गए। अब सिर्फ 1 महीना बचा है और इतने कम टाइम में पूरे देश के वक्फ का रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एडवोकेट पाशा ने इस बात की अर्जेंसी को हाईलाइट करते हुए एक मशहूर उर्दू कपलेट कोट किया। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मतलब जिन 4 दिनों की उम्र मांगी थी 2 दिन तो चाहत में निकल गए और 2 इंतजार में। अभी लाइन पोएटिक थी लेकिन इसके पीछे एक सीरियस मैसेज था कि वक्त निकल रहा है और अगर कोर्ट ने अब एक्सटेंशन नहीं दी तो हजारों वक्फ प्रॉपर्टीज को इररिपेयरेबल लॉस हो सकता है। अब हियरिंग के दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से भी अपीयर हुए। सीजे बीआर गवई ने मैटर लिस्ट करने की परमिशन दी, लेकिन साथ ही एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दिया। कहा कि लेट इट बी लिस्टेड, लिस्टिंग डज नॉट मीन ग्रांटिंग, यानी मैटर को अगले हियरिंग के लिए लिस्ट किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटेंशन मिल गया है, डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। यानी मैटर को अगले हियरिंग के लिए लिस्ट किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटेंशन मिल गया है, डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। पर बात करते हैं बैकग्राउंड की। अब अप्रैल 8, 2025 को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था और एक्ट के सेक्शन 3B के हिसाब से हर रजिस्टर्ड वक्फ को अपनी डिटेल्स और वक्फ की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के एक सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करना है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एनफोर्समेंट। यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर एंटर कर देना होगा। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है कि सेक्शन 36 सबसेक्शन 10 के अंदर एक बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी गई है। कहा गया है कि नो सूट, अपील और अदर लीगल प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ एनी वर्क which have not been registered in accordance with the provisions of the act shall be instituted or commenced or heard, tried or decided by any court after expiry of a period of 6 months from the commencement of the Waqf Amendment Act 2025। मतलब अगर कोई वक्फ रजिस्टर नहीं हुआ विद इन डेडलाइन तो वो अपने राइट्स के लिए कोर्ट तक भी नहीं जा सकते, कोई केस फाइल नहीं होगा, कोई अपील नहीं चलेगी। इसका सीधा इफेक्ट ये होगा कि अगर आपका वक्फ रिकॉर्ड पोर्टल पर नहीं गया तो टेक्निकली आपका हक खत्म। अब इमेजिन करिए कि पूरे देश के हजारों वक्फ जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिन पर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, अगर उनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रह गया तो वो सब इंक्रोचमेंट के रिस्क में आ सकते हैं। थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट हो सकते हैं और वक्फ बोर्ड के पास उनको लीगली डिफेंड करने का ऑप्शन भी नहीं बचेगा। इसीलिए ओवैसी ने अपनी प्ली में लिखा है कि इट इज क्लियर देयरफॉर दैट द अपशॉट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 3B read with section 36 subsection 10 and section 36 subsection 1 is that all works not registered in accordance with the Waqf Act stand exposed to dispossession and encroachment। अब उनका कहना है कि सिंस कोर्ट ने एक्ट के कुछ प्रोविजंस पे स्टे दिया था और केस की सुनवाई मई से सितंबर तक चली है, तो प्रैक्टिकल सेंस में रजिस्ट्रेशन के लिए बचा हुआ टाइम सिर्फ 1 महीना है। नियरली 5 months ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड 6 month पीरियड हैड ऑलरेडी इलैप्स्ड। इसलिए उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि डेडलाइन एक्सटेंड की जाए ताकि वक्फ अपने डिटेल्स सही से फाइल कर सके और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। अब थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं। 14 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था ऑन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। बेंच थी सीजे बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की। कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस जैसे कि सेक्शन 3R वक्फ बाय यूजर, सेक्शन 3C स्पेशल प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और सेक्शंस 9 and 14 जो वक्फ काउंसिल और बोर्ड के कंपोजिशन से रिलेटेड है पर लिमिटेड स्टे दी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पर कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यू किया था कि इंटरिम स्टेज पर सिर्फ यही 3 इश्यूज कंसिडर होने चाहिए, लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस आर्ग्यूमेंट को डिस्प्यूट किया था, कहकर कि एक्ट के और भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी डिजर्व करते हैं। अब एक और कंट्रोवर्शियल क्लॉज है सेक्शन 3D, जिसमें लिखा गया कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आती है
अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 या एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, तो वो वक्फ डिक्लेरेशन वॉइड माना जाएगा। अब गवर्नमेंट ने अपना रीजनिंग दिया था कि मुतावालीज वर नॉट परमिटिंग ASI ऑफिशियल्स टू टेक स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि यह प्रोविजन मुस्लिम्स के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि द आर्ग्यूमेंट इज फॉलेशियस बिकॉज सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 ऑफ द 1950 एक्ट परमिट्स कस्टमरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इवन इफ द एरिया इज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। मतलब कोर्ट ने ये रीजनिंग दी कि अगर ASI प्रोटेक्टेड एरिया है तब भी कस्टमरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलाउड है, इसलिए डिप्रिवेशन का पॉइंट वैलिड नहीं। पर क्रिटिक्स का कहना कुछ और है। लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोर्ट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को सब्सटेंटिव ओनरशिप इशू में बदल दिया। मतलब ASI और मुतावली के बीच अगर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम था तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि प्रॉपर्टी का नेचर ही बदल दिया जाए, वक्फ को नॉन वक्फ बना दिया जाए, यानी कम्युनिटी प्रॉपर्टी को इफेक्टिवली स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टी बना दिया गया। यही वो बात है जिससे लीगल स्कॉलर्स नाराज है और उनका कहना है कि द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट रेज्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नॉट अ सब्सटेंटिव इशू। द कोर्ट शुड हैव स्ट्रीमलाइंड द प्रोसेस नॉट ऑल्टर्ड द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। और अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के टेस्ट पर फेल होता है, चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स की बात हो या कम्युनिटी ऑटोनॉमी अंडर द 5th शेड्यूल। तब सवाल उठता है ओवैसी की प्ली सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है या रियल ग्राउंड लेवल कंसर्न भी। अगर आप वक्फ इकोसिस्टम समझते हो तो ये सिर्फ एक फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज नहीं है। बहुत सारे पुराने वक्फ रिकॉर्ड्स हैंड रिटन है, कुछ इनकम्प्लीट है और उनके प्रॉपर्टी बाउंड्रीज डिस्प्यूट में है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जैक्ट सर्वे मेंबर्स और प्रॉपर्टी आईडीज चाहिए जो हर जगह अवेलेबल भी नहीं, इसलिए एक रियलिस्टिक एक्सटेंशन देना जरूरी हो सकता है जैसा कि लोगों का मानना है, वरना लोगों को सिर्फ टेक्निकल रीजंस की वजह से उनके हक से वंचित कर दिया जाएगा। अब ओवीसी ने अपनी एप्लीकेशन में क्लियर प्रेयर दी है कि डायरेक्ट दैट नॉटविथस्टैंडिंग द जजमेंट प्रोनाउंस्ड ऑन September 15, 2025, the period of 6 months prescribed under sections 3B subsection 1 and 36 subsection 10 be extended by such further period as this honorable court may deem fit and proper। मतलब उन्होंने कोर्ट से कहा कि चाहे 15 सितंबर का जजमेंट आ गया हो पर एक प्रैक्टिकल एक्सटेंशन दी जाए ताकि जस्टिस सिर्फ पेपर पे नहीं ग्राउंड पे भी मिल सके। अब ये मैटर दोबारा CJI के सामने आएगा। कोर्ट ने बोला है कि वो लिस्टिंग करेंगे, लेकिन एज ही सेड अर्लियर लिस्टिंग डज नॉट मीन ग्रांटिंग। सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या वो डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे या एक्ट के स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क को मेंटेन रखेंगे। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग नौ चक्रा।